नमस्कार दोस्तों। आज हमारा जनित्र कंप्लीट हो गया था और अब हम डीसी मोटर पढ़ लेते हैं। डीसी मोटर दोस्तों, डीसी मोटर और डीसी जनित्र में कोई ज़्यादा भिन्नता नहीं है, कोई ज़्यादा अलग है नहीं है, लेकिन क्या है कुछ चीज़ें कुछ इसके अंदर अलग दिखाई दे रहा है, अच्छी समझने लायक है, इसलिए मैंने आपको डीसी मोटर ले लिया। तुरंत डीसी जनित्र के जस्ट बाद में हमने डीसी मोटर ले लिया है। ठीक है, तो हम इस डीसी मोटर में पढ़ेंगे, इसकी कार्य प्रणाली है, इसकी मौलिक आवश्यकताएं हैं, तो वो सारी सेम है। जैसे जनित्र में हमने इसकी मौलिक आवश्यकताएं पढ़ी थी, चुंबकीय क्षेत्र, आर्मेचर की आवश्यकता होती है, वही इसके अंदर वो सेम सारी चीजें हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी हमको पढ़ना एक बार अनिवार्य है, थोड़ा सा हम देख लेते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बात करते हैं पहले तो डीसी मोटर किसे कहती है। डीसी मोटर किसे कहते हैं, देखो डीसी मोटर किसे कहते हैं, कोई वैद्युतिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली मशीन। वैद्युतिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली मशीन या बदलने वाली मशीन डीसी मोटर कहलाती है। डीसी मोटर कहलाती है। ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पे परिभाषा लिख देता हूँ डीसी मोटर की। डीसी मोटर, ध्यान दीजिए दोस्तों, वैद्युतिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली मशीन डीसी मोटर कहलाती है। वैद्युतिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली मशीन डीसी मोटर कहलाती है। ध्यान दीजिए, वैद्युतिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, हम डीसी मोटर को कौन सी ऊर्जा देंगे, वैद्युतिक ऊर्जा। अरे वैद्युतिक ऊर्जा देंगे तो वो किसमें चेंज करेगी, यांत्रिक ऊर्जा में। यानी कि वैद्युतिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य कौन करती है, डीसी मोटर कार्य करती है। ध्यान दीजिए, हमने जनित्र पढ़ा था, जनित्र क्या था कि उसको हमने यांत्रिक ऊर्जा दी थी, दाएं हाथ से हमने उसको यांत्रिक ऊर्जा दी थी, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में उसने बदला था। जस्ट इसका कार्य उल्टा हुआ तो नहीं हो गया कि ये तो वैद्युतिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है, जबकि डीसी जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। ध्यान दीजिए, डीसी जनित्र किसके सिद्धांत पर कार्य कर रहा था, तो फैराडे के चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य कर रहा था। किसके सिद्धांत पर, फैराडे के चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। अर्थात हम कहें तो कि डीसी जनित्र द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग का कौन सा नियम प्रयोग किया जाता है, कौन सा नियम आधारित होता है, तो फ्लेमिंग के दाएं हस्त। कौन सा, दाएं हस्त। जस्ट यहाँ पे सारा काम उल्टा हो जाएगा। ध्यान दीजिए, तो ये तो वही डीसी मोटर की परिभाषा है। डीसी मोटर किसे कहते हैं कि वैद्युतिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली मशीन डीसी मोटर कहलाती है। क्या कहलाती है, डीसी मोटर कहलाती है। अब ध्यान दीजिए, डीसी मोटर का कार्य सिद्धांत, जिस प्रकार से हमने जनित्र का कार्य सिद्धांत पढ़ा था, उसी प्रकार से डीसी मोटर किसके सिद्धांत पर कार्य करती है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ी सी कि डीसी मोटर जैसे जनित्र ने किसके सिद्धांत पर कार्य किया था, फैराडे के चुंबकीय प्रेरण के नियम पर कार्य किया था, तो यहाँ पे डीसी मोटर विद्युत चुंबकीय खिंचाव बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। डीसी मोटर विद्युत चुंबकीय खिंचाव बल के सिद्धांत पर कार्य करती है।
वीडियो को एक बार नहीं दोस्तों 3-4 बार देखो, आराम से अच्छी तरीके से लिखना है, साफ नोट्स बनाना, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपके एग्जाम का बहुत ही कम समय बचा है, तो 20 तारीख से आपकी स्टार्ट होने जा रही है एग्जाम। प्रत्येक दिन 2 पारियों में होगी, 26 तारीख तक आपकी एग्जाम होगी, है ना दोस्तों। तो मैं डीसी मोटर की आपको मैंने परिभाषा बता दी है। वैद्युतिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली मशीन डीसी मोटर कहलाती है। जबकि डीसी मोटर का कार्य सिद्धांत, मैं यहाँ से लिख देता हूँ थोड़ा सा, कार्य सिद्धांत। तो डीसी मोटर का कार्य सिद्धांत, डीसी मोटर किसके सिद्धांत पर कार्य करती है भाई? डीसी मोटर विद्युत चुंबकीय खिंचाव बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। जबकि मैंने आपको गणित में पढ़ाया था गणित किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो फैराडे का चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो बात हमने थोड़ी सी डीसी मोटर के बारे में कि डीसी मोटर की परिभाषा, डीसी मोटर का कार्य सिद्धांत, ये हमने पढ़ लिया है। ठीक है, अब हम जस्ट जिस प्रकार से हमने जनित्र की मौलिक आवश्यकताएं पढ़ी थी, उसी प्रकार से हम इसकी थोड़ी सी मौलिक आवश्यकता पढ़ लेते हैं। कोई कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है, सेम इसकी कोई दिक्कत नहीं है, वैसे लगभग बराबर ही इसकी मौलिक आवश्यकता है। ठीक है, डीसी मोटर की मौलिक आवश्यकताएं, डीसी मोटर की मौलिक आवश्यकता, डीसी मोटर को कौन कौन सी वस्तुएं, कौन कौन सी प्रणाली, कौन कौन से उसको आवश्यकताएं होती है। जिस प्रकार से हमको खाने में कोई रोटी की भी आवश्यकता होती है, पानी की भी आवश्यकता होती है ना, सारी चीजों का हम लोग करते नहीं करते, चाहते हैं, जरूरी भी है। इसी प्रकार से डीसी मोटर को जब चुंबकीय वाहक बल प्रदान करेंगे तो उसको क्या क्या आवश्यकता पड़ेगी, तो ध्यान दीजिए। पहली बात सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, जिस प्रकार से हमने गणित में पढ़ा था उसी प्रकार से हम डीसी मोटर के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम जस्ट बात कर लेते हैं। पहला क्या है भाई? चुंबकीय क्षेत्र। सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र। अरे भाई चुंबकीय क्षेत्र ये नहीं होगा, देखो पहला है चुंबकीय क्षेत्र और दूसरा है हमारे पास आर्मेचर। पहला है चुंबकीय क्षेत्र, दूसरा है हमारे पास आर्मेचर। एक एक चीज के बारे में समझा दो ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और तीसरा है हमारे पास कम्यूटेटर तथा ब्रश। कम्यूटेटर तथा ब्रश। और चौथा है हमारे पास, जिस प्रकार से हमने गणित में क्या पढ़ा था, गणित को हमने कौन सी ऊर्जा दी थी कि यांत्रिक ऊर्जा, तो इसको हम कौन सी ऊर्जा दे रहे हैं? वैद्युतिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो चौथा क्या हो जाएगा? वैद्युतिक ऊर्जा। ये लो, वैद्युतिक ऊर्जा। ध्यान दीजिए, डीसी मोटर की मौलिक आवश्यकता है वही चुंबकीय क्षेत्र है, आर्मेचर है, कम्यूटेटर है, ब्रश है और वैद्युतिक ऊर्जा है। इधर देखो कि डीसी मोटर की कौन कौन सी इसको आवश्यकता पड़ेगी भाई जब चुंबकीय वाहक बल प्रदान करेगा, तो कैसे कैसे। इस प्रकार से मैंने आपको गणित में भी पढ़ाया था कि दो हमारे पास चुंबक के टुकड़े हैं, एन और एस। ठीक है, दो चुंबक के टुकड़े हैं, एन से एस की ओर चुंबकीय वाहक बल रेखाएं जा रही है, एस से एन की ओर, एन से एस की ओर, एस से एन की ओर। ठीक है, इनके मध्य में हमने एक चालक छड़ रखी, क्या रखी है? चालक छड़ रखी। ठीक है, अब देखो, जब पहली बात तो चुंबकीय क्षेत्र की बात आ गई, इन दोनों के मध्य में क्या है? वो चुंबकीय क्षेत्र। यदि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा तो ये बीच में चालक छड़ रखी है, इसको हम क्या कहते हैं? वो आर्मेचर। क्या कह सकते हैं हम? आर्मेचर। अब ये आर्मेचर ही तो घूमेगा, और घूमेगा तो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं को काटेगा, सीधी सी बात है। तो चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा तो हमको विद्युत वाहक बल प्रदान नहीं करेगा डीसी मोटर। ठीक है, इसी प्रकार से हमारे पास बीच में जो चालक छड़ रखी है, जो आर्मेचर सापट है, ये नहीं घूमेगी, ये नहीं होगा तो चुंबकीय क्षेत्र को कौन काटेगा? कोई नहीं काटेगा, इसलिए दोनों आवश्यकता है। ठीक है, दूसरी बात, कम्यूटेटर भी, कम्यूटेटर को दिक् परिवर्तक के नाम से भी जाना जाता है। मैंने आपको बताया था कि दिक् परिवर्तक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो कम्यूटेटर क्या है? कई पत्तियों को, एक नहीं एक से अधिक पत्तियों को बनाकर उनको क्या कहा जाता है? कम्यूटेटर। उनको कम्यूटेटर कहा जाता है। ध्यान दीजिए,
हमने एलिवेटर के छोटे लघु जो ट्रांसफार्मर होता है उसके ई आकार की आई आकार की कई सारी पत्ती होती है ना, वो इसी प्रकार से कई सारी पत्ती इस आर्मेचर शाफ्ट पर लगी हुई होती है, ठीक है। उसी को क्या कहते हैं अपन, कम्यूटेटर। अब ध्यान दीजिए, अब कम्यूटेटर को दोनों साथ फिसलता हुआ संपर्क स्थापित करने के लिए दोनों साइड ब्रश होते हैं। दोनों साइड क्या होते हैं, वही ब्रश होते हैं, दोनों साइड ब्रश होते हैं। जब कम्यूटेटर नहीं होगा, कम्यूटेटर का कार्य क्या बताया था मैंने डीसी जनरेटर का कार्य ये बताया था कि आर्मेचर शाफ्ट द्वारा जो विद्युत वाहक उत्पन्न होता है ना, उसको क्या है, बाहर की ओर धक्का मारना। क्या, बाहर की ओर धक्का मारना, बाहर भेजने का कार्य करता है, ठीक है। इसी प्रकार से ब्रश क्या है, कम्यूटेटर के साथ फिसलता हुआ संपर्क स्थापित करता है, फिसलता हुआ संपर्क स्थापित करता है, ठीक है। तो ये भी दोनों नहीं होंगे तो हमको विद्युत वाहक नहीं होगा, कम्यूटेटर नहीं होगा तो हमको बाहर तक नहीं पहुंचाएगा, ब्रश नहीं होगा तो फिसलता हुआ संपर्क स्थापित नहीं होगा, ठीक है। इसी प्रकार से वैद्युतिक ऊर्जा, अरे जब वैद्युतिक ऊर्जा हम विद्युत मोटर को नहीं देंगे, है डीसी मोटर को हम नहीं देंगे तो हमको फिर ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा कौन देगा, नहीं देगा ना, इसलिए हम उसको वैद्युतिक ऊर्जा भी देना पड़ेगा। और वैद्युतिक ऊर्जा नहीं देगा तो हमारा मोटर कार्य नहीं करेगा, सीधी से बात है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये चीजें मैंने आपको बता दी है, इनका कार्य है, इनका सारा चीज विवरण मैंने आपको गणित में बता दिया है, जो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। डीसी मोटर की परिभाषा मैंने आपको बता दी, इसका कार्य सिद्धांत बता दिया है, डीसी मोटर की मौलिक आवश्यकताएं बता दिया, हल्का से मैंने इसका विवरण बता दिया है, पूर्ण रूप से मैंने आपको गणित में अच्छी तरीके से समझा दिया सारे के बारे में, ठीक है। तो ये बात हमने आज पढ़ी, ठीक है। अब एक बात, डीसी मोटर की, डीसी मोटर यानी कि डीसी मशीन होती है या डीसी मोटर होती है, उसको ठंडा रखने का कार्य कौन करता है। मोटर की बात बता रहा हूँ मैं, जनित्र की बात नहीं बता रहा हूँ। तो डीसी मोटर की जो मशीन है, अरे जनित्र की भी मान लो, उसको ठंडा रखने के लिए कूलिंग फैन, एक कूलिंग फैन होता है जनित्र में, मैंने बताया आपको कूलिंग फैन कि भाई मोटर की बॉडी को ठंडा रखने के लिए कूलिंग फैन का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार जनित्र की बॉडी को, इसी प्रकार मोटर की बॉडी को ठंडा रखने के लिए एंड कवर्स का प्रयोग किया जाता है। तो नोट डाल के लिखा देता हूँ ना आपको, ये सारी चीजें जब तक आप बता सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो नोट डाल के एक चीज मैं लिखा रहा था आपको कि डीसी मोटर या डीसी मशीन को ठंडा करने के लिए एंड कवर्स का उपयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, लिख देता हूं मैं आपको, डीसी मोटर को ठंडा रखने के लिए एंड कवर्स का उपयोग किया जाता है, एंड कवर्स का उपयोग किया जाता है। ये लोग कोई दिक्कत, डीसी जनित्र में ठंडा करने के लिए तो हमने कूलिंग फैन प्रयोग किया था, डीसी मोटर में ठंडा रखने के लिए एंड कवर्स का प्रयोग किया जाता है, एंड कवर्स का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट बात, डीसी जनित्र द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए, उसकी दिशा को ज्ञात करने के लिए हमने फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम का प्रयोग किया था, जबकि डीसी मोटर में इसकी घुमाव बल की दिशा को ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग का बाएं हस्त का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट बात है, तो ये भी मैं आपको लिख देता हूँ। डीसी मोटर की मौलिक आवश्यकताएं आपको मैंने इस प्रकार से गणित में बताया, जिस प्रकार से है ही है, जब तक आप बता सकते हो, छाप सकते हो। तो नेक्स्ट बात की मैं क्या बता रहा था कि डीसी मोटर की जो घुमाव बल की दिशा है उसको ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हस्त का प्रयोग किया जाता है, जबकि डीसी जनित्र के विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग का दायां हस्त नियम प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे स्पष्ट कर लिख देता हूँ आपको कि डीसी मोटर की घुमाव बल की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम प्रयोग किया जाता है।
ये लो, ये सारी चीजें क्लियर, डीसी गणित के और डीसी मोटर के बारे में आपको ना बता दिया है अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा हम बात कर लेते हैं डीसी मोटर की घूर्णन दिशा, जो घूमने की जो दिशा है उसको परिवर्तित करने की दो विधि है, उसको परिवर्तन, उसको बदलने के लिए दो विधि हमारे पास। एक है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बदलकर, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बदलकर, एक आर्मेचर में विद्युत धारा की दिशा को बदलकर। इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चन आ सकता है, तो अब हम पढ़ेंगे, जब तक आप इसको छाप सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, वीडियो में एक बार 2 बार देख सकते हैं, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे डीसी मोटर की घूर्णन दिशा को बदलने की विधि, ठीक है। घूर्णन दिशा का मतलब घूमने की दिशा। ध्यान दीजिए, डीसी मोटर की घूर्णन दिशा को बदलने की विधि दो प्रकार की होती है। पहली होती है हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बदलने, बस यही पूछा जाता है वहां पे कि घूमने की दिशा की दो विधि, इनमें से निम्न में से कौन सी है। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, डीसी मोटर की घूर्णन दिशा डीसी मोटर की घूर्णन दिशा को बदलने की या परिवर्तित करने की विधि, ये लो। दो प्रकार की विधि होती है, डीसी मोटर की घूर्णन दिशा को बदलने की विधि दो प्रकार की होती है, यानी कि दो विधि होती है। तो पहली विधि तो है हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बदलना, इंपोर्टेंट, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बदलना। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बदलकर, और दूसरी है हमारे पास आर्मेचर में विद्युत धारा की दिशा को बदलकर, आर्मेचर में विद्युत धारा की दिशा को बदलकर, आर्मेचर में विद्युत धारा की दिशा को बदल। ध्यान दीजिए, पहली है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बदलकर, दूसरी हमारे पास आर्मेचर में विद्युत धारा की दिशा को बदलकर, ठीक है। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को हम चेंज कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने देखा था कि एन से एस की ओर जो चुंबकीय बल रेखाएं जा रही है एस से एन की ओर, ठीक है। तो इनको विपरीत कर देंगे, एस से एन, एन से एस, इस प्रकार से हम इसको विपरीत कर देंगे तो इसकी घूर्णन दिशा है, घूमने की जो दिशा है वो क्या चेंज हो जाएगी। दूसरी बात, आर्मेचर में विद्युत धारा की दिशा बदलकर, आर्मेचर में जो विद्युत धारा की दिशा है, अरे सीधी सी बात है, प्लस और माइनस, बस यही तो होता है, बस उसकी दिशा को बदलकर अपन क्या कर सकते हैं, इसको घूमने की दिशा चेंज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात, क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि डीसी मोटर की घूर्णन दिशा को बदलने की निम्न में से कौन सी विधि है। दोनों में से एक आ जाएगी, बाकी 4 ऑप्शन आपके अलग आ जाएंगे, ठीक है। 5 ऑप्शन आते हैं, इस प्रकार का ध्यान रखना ना, विद्युत विभाग के अंदर टेक्निकल हेल्पर के अंदर 5 ऑप्शन आते हैं, ठीक है। 4 नहीं आते हैं, 5 ऑप्शन आते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है, ठीक है। तो इनमें से एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा, बाकी 4 ऑप्शन आपको अन्य मिल जाएंगे, ठीक है। तो दो ही विधि है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बदलकर और आर्मेचर में विद्युत धारा की दिशा को बदलकर डीसी मोटर की घूमने की दिशा, घूर्णन दिशा को हम चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई हमारे पास। अब हम पढ़ेंगे टॉर्क। क्या पढ़ेंगे? टॉर्क। और टॉर्क किसे कहते हैं? टॉर्क किसे कहते हैं? किसी बिंदु पर आरोपित बल, बल का मतलब फोर्स, बल का मतलब फोर्स, किसी बिंदु पर आरोपित बल तथा त्रिज्या के गुणनफल को टॉर्क कहते हैं। देखो समझा देता हूं, पिछली बार टॉर्क का मात्रक पूछा गया था टेक्निकल हेल्पर के अंदर कि टॉर्क का मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन मीटर होता है, न्यूटन मीटर होता है। टॉर्क किसे कहते हैं? किसी बिंदु पर आरोपित बल तथा त्रिज्या के गुणनफल को टॉर्क कहते हैं।
ध्यान दीजिए, टॉर्क। टॉर्क किसे कहते हैं? किसी बिंदु पर आरोपित, समझा दूंगा स्पष्ट, कोई दिक्कत नहीं है। किसी बिंदु पर आरोपित, आरोपित का मतलब लगने वाला बल। किसी बिंदु पर आरोपित बल, जिसे F यानी कि फोर्स, किसी बिंदु पर आरोपित बल वह त्रिज्या यानी कि R, त्रिज्या को R से दर्शाते हैं, ठीक है। किसी बिंदु पर आरोपित बल वह त्रिज्या के गुणनफल को टॉर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? टॉर्क, टॉर्क कहते हैं। जैसे टॉर्क किसी बिंदु पर आरोपित बल व त्रिज्या के गुणनफल को टॉर्क कहते हैं। जैसे T बराबर टॉर्क का T, कैपिटल T, ठीक है। T बराबर आरोपित बल यानी कि F और R के गुणनफल को, ये के गुणनफल को क्या कहते हैं? टॉर्क कहते हैं। अरे फोर्स और त्रिज्या, बल और त्रिज्या दोनों के गुणनफल। अब मैंने एक चीज और बताई थी आपको पहले कि जब दोनों किसी दो संख्याओं के मध्य, किसी दो उनके मध्य कोई भी चिन्ह नहीं होता है तो उनको अपन गुणा का चिन्ह मानते हैं। तो गुणनफल हुआ, योगफल थोड़ी बोला है मैंने, योगफल होता तो क्या होता भाई? और इसका चिन्ह, ठीक है। इसी प्रकार से गुणनफल, बल और त्रिज्या के गुणनफल को क्या कहते हैं? टॉर्क कहते हैं। सुनो, ये हमारे पास एक बिंदु है, इस बिंदु पर लगने वाला बल, इस बिंदु के चारों ओर लगने वाला बल, ये लो भाई F लग गया, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को अपन क्या कहते हैं? त्रिज्या। इन दोनों के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? टॉर्क। क्या कहते हैं? टॉर्क। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया कि टॉर्क किसे कहते हैं? किसी बिंदु पर आरोपित बल व त्रिज्या के गुणनफल को टॉर्क कहते हैं। जैसे T बराबर F इंटू आर, जैसे T बराबर F इंटू आर, बल इंटू त्रिज्या, दोनों का गुणनफल बराबर टॉर्क, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, तो ये बात क्लियर होगी। छाप लो, उतार लो, नोट्स में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो टॉर्क का मात्रक क्या होता है? मैंने बताया था अभी जस्ट, न्यूटन मीटर होता है। पिछली बार क्वेश्चन आ गया है तो नोट डाल के लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि टॉर्क का मात्रक, ये लो, टॉर्क का मात्रक न्यूटन मीटर होता है। न्यूटन मीटर होता है, टॉर्क का मात्रक न्यूटन मीटर होता है। ये लो, ये टॉर्क की बात हो गई। अब एक होता है आर्मेचर टॉर्क। क्या होता है आर्मेचर टॉर्क? आर्मेचर के सभी चालकों पर पैदा हुआ कुल टॉर्क आर्मेचर टॉर्क कहलाता है। ये तो वही बात। अरे आर्मेचर नाम से स्पष्ट है, आर्मेचर टॉर्क किसे कहते हैं? मैंने बताया था आपको पहले भी कि आर्मेचर के सभी चालकों में पैदा होने वाला कुल टॉर्क ही आर्मेचर टॉर्क कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं है। नोट, आर्मेचर टॉर्क का मान आर्मेचर धारा और फील्ड फ्लक्स के अनुक्रमानुपाती होता है। जस्ट पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो बात हो गई टॉर्क की। अब अपन पढ़ेंगे आर्मेचर टॉर्क किसे कहते हैं। आर्मेचर टॉर्क किसे कहते हैं? ये लो, आर्मेचर टॉर्क। आर्मेचर के सभी चालकों पर पैदा होने वाला कुल टॉर्क ही आर्मेचर टॉर्क कहलाता है। सीधी सी बात है, आर्मेचर के सभी चालकों में पैदा हुआ कुल टॉर्क आर्मेचर टॉर्क कहलाता है। और आर्मेचर टॉर्क का मान आर्मेचर धारा एवं फील्ड फ्लक्स के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है। पहले मैं इसकी परिभाषा लिखा देता हूँ, समझा देता हूँ। आर्मेचर टॉर्क किसे कहते हैं? नाम से स्पष्ट है कि आर्मेचर के सभी चालकों पर पैदा होने वाला कुल टॉर्क, टोटल टॉर्क, ठीक है। आर्मेचर के सभी चालकों पर
पैदा होने वाला कुल टॉर्क आर्मेचर टॉर्क कहलाता है। ये लो भाई बात, आर्मेचर टॉर्क किसे कहते हैं? आर्मेचर के सभी चालकों पर पैदा होने वाला कुल टॉर्क आर्मेचर टॉर्क कहलाता है। छाप लो। अब बात नोट में लिखा देता हूं, इंपॉर्टेंट है। आर्मेचर टॉर्क का मान आर्मेचर धारा व फील्ड फ्लक्स के अनुक्रमानुपाती होता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आर्मेचर टॉर्क का मान किसके अनुक्रमानुपाती होता है? तो विद्युत धारा, आर्मेचर धारा और फील्ड फ्लक्स के अनुक्रमानुपाती होता है। ये लो लिख देता हूं मैं, आर्मेचर टॉर्क का मान आर्मेचर धारा और फील्ड फ्लक्स अनुक्रमानुपाती होता है। आर्मेचर टॉर्क का मान आर्मेचर धारा और फील्ड फ्लक्स के अनुक्रमानुपाती होता है। इंपोर्टेंट आने लायक क्वेश्चन कैसे आएगा कि आर्मेचर टॉर्क का मान निम्न में से किसके अनुक्रमानुपाती होता है? तो या तो आर्मेचर धारा डाल देगा या फील्ड फ्लक्स डाल देगा। ठीक है, इनके क्या होता है? अनुक्रमानुपाती का मतलब समानुपाती होता है, कोई दिक्कत नहीं। ये लो बात। अब एक और है शाफ्ट टॉर्क। एक क्या है दोस्तों? शाफ्ट टॉर्क। अब शाफ्ट टॉर्क किसे कहेंगे? आर्मेचर द्वारा उत्पन्न टॉर्क। देखो शाफ्ट टॉर्क किसे कहेंगे? जब तक छाप लो कोई दिक्कत नहीं है। आर्मेचर टॉर्क हमने लिख लिया, पढ़ लिया है, हमने टॉर्क पढ़ लिया है। अब अपन पढ़ेंगे शाफ्ट टॉर्क। तो आर्मेचर द्वारा उत्पन्न टॉर्क का कुछ अंश यानी कि कुछ हिस्सा आर्मेचर टॉर्क द्वारा उत्पन्न कुछ अंश स्ट्रेचियों के कारण क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। और शाफ्ट पर जो काम में लिया जाता है टॉर्क, उसी को शाफ्ट टॉर्क कहा जाता है। ये तो सीधी सी बात है कि आर्मेचर द्वारा उत्पन्न टॉर्क का कुछ हिस्सा स्ट्रेचियों के कारण नष्ट हो जाता है और कुछ हिस्सा क्या है? शाफ्ट टॉर्क पर उपलब्ध होता है, यानी कि शाफ्ट टॉर्क के लिए काम में आता है और वो काम में लिया जाता है, उसी को शाफ्ट टॉर्क कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। ये लो छाप लिया। अपन पढ़ेंगे अब शाफ्ट टॉर्क, यानी कि शाफ्ट पर जो टॉर्क हमने उपलब्ध किया, हम काम में लिया है उसको, उसी को शाफ्ट टॉर्क कहते हैं। बाकी जो स्थितियों के कारण जो नष्ट हुआ है उसको अपन ने कुछ भी नहीं कहा है, वो अवशिष्ट है। ठीक है, तो ये लो शाफ्ट टॉर्क। लिखो, आर्मेचर के द्वारा उत्पन्न टॉर्क का कुछ अंश स्ट्रेचियों के कारण नष्ट हो जाता है और कुछ टॉर्क शाफ्ट के लिए उपयोग होता है। अतः उपयोगी टॉर्क ही शाफ्ट टॉर्क
कहलाता है। ये लो छाप सकते हो। आर्मेचर के द्वारा उत्पन्न टॉर्क का कुछ अंश स्ट्रेच हड्डियों के कारण नष्ट हो जाता है और कुछ टॉर्क शाफ्ट के लिए उपयोग होता है, अतः उपयोगी टॉर्क ही शाफ्ट टॉर्क कहलाता है। ठीक है, ये कंप्लीट बात। तो आज हम यहाँ तक ही क्लास की विराम करते हैं अपन, और रेगुलर अपन बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 20 तारीख को आपके एग्जाम है, जब तक आशा करता हूँ कंप्लीट कोर्स करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखो, अच्छी तरीके से समझो, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। हर रोज आपको क्लास उपलब्ध करा दी जाएगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।